हेलो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज़ का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पिछले दो पार्ट से हमने 23 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 से डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 24। तो जो पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें गिवन है कि अ रजिस्टर ऑफ लेंथ एल, एक रजिस्टर जिसका लेंथ एल है, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एन आई करेंट इज गिवन टू इट। एक रजिस्टर जिसका लेंथ एल है और उसको बैटरी से जोड़ दे रहे हैं और उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है आई फ्लो कर रहा है। इस रजिस्टर का लेंथ क्या है, एल है, और इसका सपोज कर लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा स्टूडेंट। पोटेंशियल डिफरेंस हमने बैटरी का मान लिया वी रहा होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या कहा है कि इफ़, अगर हम इस रेजिस्टेंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर हम रेजिस्टेंस को तीन पार्ट में डिवाइड कर दें उसकी लंबाई से, और सभी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मतलब सभी का एरिया सेम रहे, और सभी रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें। कहाँ कनेक्ट कर दें, सीरीज विद द सेम बैटरी, विद द सेम बैटरी के साथ। तो अब हमें बताना है कि उन तीनों पार्ट्स में से कितना कितना करंट फ्लो करेगा। तो अब आप एक चीज को देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, अगर इन तीनों को सेम बैटरी से जोड़ा गया है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, इसका मतलब यही है कि सेकंड केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, वो क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, इसको आप चाहे कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर इसको आपने n पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और सभी पार्ट्स को अगर आप सीरीज में जोड़ दे रहे हो, तो फिर सभी पार्ट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो भी आपके इनिशियल रेजिस्टेंस के ही बराबर आएगा। जैसे कि आपने एक 20 ओम का रेजिस्टेंस लिया और उसको आपने चार छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया। अब जब अगर आप उन चारों पार्ट को फिर से सीरीज में जोड़ दे रहे हो, तो सीरीज में जोड़ने के बाद उन चारों पार्ट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 20 ओम ही होगा, उतना ही होगा जितना रेजिस्टेंस पहले था, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या कहा है, हम यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये कहा है कि हमने रेजिस्टेंस को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट हमारा हो जाएगा R1, दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा R2, तीसरा पार्ट हमारा हो जाएगा R3। तीन पार्ट में हमने इसको क्या कर दिया कि डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसका डायग्राम और क्लियरली बता, हमने इस R रेजिस्टेंस को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तीनों पार्टों में जब हमने डिवाइड किया, अब हमने डिवाइड करने के बाद हमको उसको फिर से सीरीज में जोड़ना है, जैसा क्वेश्चन में कहा है। तो हमने इन सबको क्या कर दिया, फिर से सीरीज में जोड़ दिया। जैसे ही हम सीरीज में जोड़ेंगे तो इन सब का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, R हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप सीरीज में जोड़ते हो तो आपका जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो अब इस केस में रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया, R हो गया। अब हम पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में जो करंट फ्लो कर रहा था उसको अगर हम I मान लें तो I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जो पहले केस में पोटेंशियल डिफरेंस था V के बराबर, और जो पहले पार्ट में रेजिस्टेंस था इसके बराबर। तो पहले पार्ट में जो करंट फ्लो कर रहा था वो हमारा था I, और वो किसके बराबर था, V के बराबर था, क्योंकि हमने बैटरी के पोटेंशियल को V मान लिया है और रेजिस्टेंस हमारा गिवन है R, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा R। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमने मान लिया कि जो करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है काट के जोड़ने का, तो I डैश फ्लो कर रहा है। तो अब ये करंट किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। लेकिन एक चीज आपको गिवन था कि बैटरी सेम था, हम इसको क्या कर रहे हैं कि यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, सेम बैटरी से जोड़ रहे हैं। तो जब इसको सेम बैटरी से जोड़ेंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी R आ जाएगा, पहले इतना ही आ जाएगा। क्यों पहले इतना आ जाएगा, क्योंकि आप सभी पार्ट्स को फिर से सीरीज में जोड़ दे रहे हो। तो I की वैल्यू हो जाएगी V/R के बराबर। लेकिन अब ध्यान से देखें तो V/R किसकी वैल्यू थी, ये तो I की वैल्यू थी। तो यहाँ पे हमारा जो I डैश हो जाएगा, जो फाइनल करंट हो जाएगा, वो इनिशियल करंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम रेजिस्टेंस को तीन छोटे छोटे भाग में ब्रेक कर दें और ब्रेक करने के बाद भी अगर हम उसको बैटरी से जोड़ दें, तो उस केस में जो हमारा करंट होगा वो I करंट ही तीनों में से फ्लो करेगा, उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना एक सिंगल रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा था। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसके ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे, इन सबको मिटा ले। तो इसका
ऑप्शन है द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विल बी, कि वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जितना पहले फ्लो कर रहा था। तो पहले आई फ्लो कर रहा था तो अब भी आई ही फ्लो करेगा, क्योंकि ना ही आपका रेजिस्टेंस बदला है ना ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस बदला है। ठीक है, सेकंड केस में बात है, इसमें कहा गया है कि टू वायर टू रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1 एंड R2, आर कनेक्टेड विद अ सेल इन पैरेलल, उनको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है पैरेलल में। तो फाइंड द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 टू द करंट फ्लोइंग थ्रू R2। तो R1 और R2 में से आपका कितना करंट करेगा फ्लो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस चीज़ को बताना है कि R1 और R2 में से कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका जब डायग्राम बनाने जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, पहला बैटरी है हमारा, पहले हम इसको पूरा साफ ही कर ले रहे हैं। अब आप स्टूडेंट देखिए कि हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले दो बैटरी है। ठीक है, तो पहले का हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे का R2 है। दोनों हमारा किस में कनेक्टेड है, गिवन है कि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, एक सेल के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये दोनों एक सेल के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पहले में से कितना करंट फ्लो करेगा। हमने सपोज कर लिया कि पहले में से I1 करंट फ्लो करेगा, दूसरे में से I2 करंट फ्लो करेगा। तो आपको बताना है कि दोनों करंट का रेशियो कितना होगा, I1 और I2 का रेशियो क्या, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ से आप एक बात का स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर R1 और R2 की वैल्यू सेम होती, अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती, दोनों अगर सेम रेजिस्टेंस होते, तो उस केस में से दोनों केस में से बराबर ही करंट फ्लो करता। क्या करता, दोनों केस में से बराबर ही करंट फ्लो करता। मतलब जितना अगर यहाँ से टोटल 2I करंट आ रहा होता तो इसमें अगर I डिवाइड हो जाता और इसमें भी करंट I डिवाइड हो जाता, मतलब इसका हाफ दोनों में डिवाइड हो जाता अगर R1 और R2 की वैल्यू बराबर हो जाती। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा स्टूडेंट कुछ भी गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको ये बिल्कुल नहीं कहा है कि R1 और जो R2 की वैल्यू आपकी सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम होती तो दोनों में करंट का रेशियो सेम होता। अब हम क्या करते हैं कि अगर दोनों रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो हम उस केस में हम क्या करेंगे कि कैसे दोनों के बीच का हम पोटेंशियल वो करंट फ्लोइंग निकालेंगे। तो करंट फ्लो निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए। पहला चीज़ चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और दोनों आपका पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पहले का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका V हो जाएगा और दूसरे केस का भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, अब अगर हम I1 करंट फाइंड करने जाएंगे तो I1 की जो वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, क्योंकि I1 करंट R1 में से फ्लो कर रहा है। इसके बाद अगर हम I2 अगर फाइंड करने जाएंगे तो जो हमारा I2 का वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V और डिवाइडेड बाई I2, हमारा R2 रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है तो डिवाइड बाई R2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है करंट का रेशियो, तो वो हमारा हो जाएगा I1 डिवाइडेड बाई I2, मतलब करंट थ्रू R1 एंड करंट थ्रू R2, हमको ये फाइंड करना है। तो हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू है हमारा V अपॉन R1 और I2 का वैल्यू है V अपॉन R2। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि V से कैंसिल हो जाएगा V और I1 अपॉन I2 जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा R2 चला जाएगा ऊपर, इसका आंसर आ जाएगा R2 अपॉन R1। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में रेशियो क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में आपका पूछा होता है करंट फ्लोइंग थ्रू R1 R2, मतलब I1 अपॉन I2 का रेशियो जो पूछा गया था, तो वो हमारा स्टूडेंट नीचे क्या आया है, वो रेशियो हमारा आया है R2 अपॉन R1। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स R2 अपॉन R1। जो इसका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा R2 अपॉन R1। पहले के केस में जो सही जवाब था वो हमारा जवाब था I। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम करने के लिए सॉल्व। ओके,
तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एमीटर और वोल्टमीटर को लेकर सही है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। पहला में है कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान देखिएगा कि एमीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, एमीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं। और दूसरे में गिवन है कि विद एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल, और वोल्टमीटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एमीटर सीरीज में ही जोड़ते हैं, वोल्टमीटर पैरेलल में ही जोड़ते हैं, तो हमारा पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ इसका जो 26 का जो जवाब होगा वो ए होगा। अब हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर बाय पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। यहाँ पे बोल रखा है कि एनर्जी कितना आपका होगा जब आपका 1 किलोवाट पावर को आप 1 घंटे तक डिवाइड यूज करेंगे। तो देखिए एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो पावर आपको गिवन है, यहाँ पे जो पावर गिवन है वो गिवन है 1 किलोवाट, तो यहाँ पे हम लिख दिए 1 किलोवाट, और टाइम आपको गिवन है 1 आवर। ठीक है, ध्यान से देखिए टाइम 1 आवर। तो जो इसका एनर्जी हो जाएगा स्टूडेंट, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में आंसर आ जाएगा 1 इंटू 1 हमारा 1 ही हो जाएगा, और किलोवाट इंटू आवर तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा किलोवाट आवर। ओके, तो स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा किलोवाट आवर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, इसको ही मैं जस्ट साफ कर दूं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम का एसआई यूनिट क्या होगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि द एसआई यूनिट ऑफ जूल पर कूलाम हम कैसे निकालेंगे। आपको जूल पर कूलाम का एसआई यूनिट निकला, तो जूल पर कूलाम आप लिख दीजिए। अब देखिए जूल पर कूलाम किसका फॉर्मूला बनाता है, तो जूल आपका होता है यूनिट एनर्जी का, या फिर आप बोल दो जूल जो होता है आपका वर्क डन का। ठीक है, तो जूल आपका यूनिट होता है वर्क डन का, और कूलाम होता है चार्ज का। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज ये कौन सी क्वांटिटी होती है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी क्वांटिटी कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो ये किसका यूनिट होगा, ये आपका यूनिट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का एक यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो जूल पर कूलाम किसके इक्वल होगा, तो जूल पर कूलाम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट के ही बराबर होगा, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा है कि द मटेरियल हैविंग, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, नॉन लीनियर करंट रिलेशनशिप। ऐसा मटेरियल बताइए जिसमें नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप होता है। तो हमने तो ओम्स लॉ में क्या स्टडी किया है, हमने स्टडी किया है कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, मतलब रिलेशन इनका लीनियर होता है। लेकिन आप यहाँ पर ये बोल रहे थे कौन सा मटेरियल है जहाँ पे ये लॉ फॉलो नहीं करता है, तो जहाँ पर ये लॉ फॉलो नहीं करता है वो रीजन हो जाता है नॉन ओहमिक रीजन, क्योंकि ओहमिक रीजन में ये आपका लीनियर होता है, लेकिन नॉन लीनियर आपका कहाँ हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा स्टूडेंट नॉन ओहमिक रीजन में। तो 28 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा नॉन ओहमिक। अब इसके बाद कहा है कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज और बोथ द चार्ज एट द सेम टाइम, कहा है कि पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज के फ्लो होने से, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज के फ्लो होने से क्या होता है। तो आपको जब भी मालूम है, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इन दोनों के फ्लो करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा कि इन अ फिलामेंट टाइप बल्ब, जो फिलामेंट टाइप बल्ब होता है उसमें से मोस्ट इलेक्ट्रिकल पावर इज कंज्यूम्ड, उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ कंज्यूम होता है, वेस्ट होता है। तो आप एक बात का स्टूडेंट रखिएगा ध्यान बिल्कुल अच्छे से, जैसे आपका जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल बल्ब में स्टूडेंट्स क्या होता है कि बल्ब में 2 टाइप की एनर्जी जनरेट होती है। पहला आपका होता है 95% एनर्जी इसका हीट के फॉर्म में जनरेट होता है, और उस हीट से क्या होता है कि जो 5% एनर्जी जो होती है वो आपके लाइट के फॉर्म में जनरेट होता है।
अब जो हीट एनर्जी किस रे की हीट एनर्जी को हम वेव के फॉर्म में बोलना चाहे तो कौन सा वेव बोलेंगे? तो हीट एनर्जी हमारा स्टूडेंट कहलाता है इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे को ही हम कहते हैं हीट एनर्जी, और इसका इस्तेमाल होता है आपका माइक्रोवेव ओवन और भी बहुत जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फिलामेंट टाइप में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ कंज्यूम होता है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में होता है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक घर को 100 एम्पियर और 220 वोल्ट का सप्लाई दिया जा रहा है, इतना उसको पावर दिया जा रहा है। तो इतने पावर में वो कितने 75 वॉट और 220 वोल्ट लाइट बल्ब को जला पाएगा अगर सभी पैरेलल में कनेक्टेड है? तो सबसे पहले आप देखिए कि जो कितने बल्ब जल पाएंगे ये आप हमेशा पावर के थ्रू ही कर पाएंगे फाइंड। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे हाउस को कितना पावर मिला है। तो जो हमारे हाउस को जो पावर मिला है वो हमें मिला है, पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट होता है। अब आप ध्यान से देखिए, जो घर को जो पावर मिला है वो वोल्टेज तो आपका है 220 वोल्ट, ओके, और करंट कितना है? और यहाँ पे जो आपको करंट मिल रहा है ये मिल रहा है 100 एम्पियर का। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 220 के बाद 2 जीरो, मतलब 22,000, और पावर का यूनिट होता है वॉट। तो जो आपको पावर घर को हम दे रहे हैं, घर को जो हम पावर दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं 22,000 वॉट दे रहे हैं। अब इस 22,000 वॉट में क्वेश्चन ये है कि कितने हम 75 वॉट 220 वोल्ट के लाइट बल्ब को जला पाएंगे। तो हम जरा इस चीज़ को चेक कर लें, ठीक है। तो नंबर ऑफ, इसके सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि आपको अगर आप 10 बल्ब लगा रहे हैं तो 10 बल्ब को 22,000 वॉट पावर को कंज्यूम कर लेना होगा। लेकिन अगर आप 50 बल्ब लगा रहे हैं तो 50 बल्ब को पावर कंज्यूम कर लेना होगा। लेकिन यहाँ पे बल्ब की खुद खास रेटिंग दी हुई गिवन है कि बल्ब की जो रेटिंग है वो है 75 वॉट, और कितने ऐसे बल्ब इतना पावर कंज्यूम कर लेंगे? तो हमने कहा कि हमारे n नंबर ऑफ बल्ब इतना पावर कंज्यूम कर लेंगे। तो n नंबर ऑफ बल्ब जिसमें से एक बल्ब की रेटिंग है 75 वॉट, उनको पावर कितना कंज्यूम करना है? उनको पावर कंज्यूम करना है 22,000 वोल्ट। तो इसका ये फॉर्मूला होता है पावर ऑफ वन बल्ब इनटू नंबर ऑफ बल्ब इक्वल टू टोटल पावर। ये इसका स्टूडेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला होता है। तो एक बल्ब का पावर 75 वॉट है, नंबर ऑफ बल्ब n है, और इसका टोटल पावर 22,000 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने वोल्टेज को क्यों नहीं कंसीडर किया है? क्योंकि सभी बल्ब आपका पैरेलल में है। क्योंकि सभी बल्ब हमारा पैरेलल में है तो इस केस में हम क्या करेंगे? वोल्टेज को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि सभी बल्ब के अक्रॉस क्या होगा? सेम वोल्टेज होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 75 को हम भेज देंगे नीचे, तो जो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 22,000 डिवाइडेड बाई 75। n की वैल्यू हो जाएगी 22,000 डिवाइडेड। अब इसको जब आप करेंगे डिवाइड तो यहाँ पे n का जो वैल्यू आ जाए स्ट्रेट वो हो जाएगा 293.33। n का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 293.33। अब इसमें कॉमेडीज क्या है कि इसमें जो बल्ब आ रहा है, बल्ब आपका रेशियो में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो जो भी आपको क्या करना है कि जब आपसे नंबर ऑफ बल्ब पूछा जाए और वो फ्रैक्शन में आए तो आप इस रेशियो पार्ट को छोड़, क्योंकि आप 293.33 बल्ब तो आप लगा नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि इसकी जगह कितना बल्ब लगाएंगे? आपको हमेशा केवल इंटीजर वाला पार्ट लेना होगा। आप ऐसे 293 बल्ब लगा सकते हैं। अब कोई बोले सर 294 नहीं लगा सकते हैं, तो नहीं, आप 294 इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि जैसे ही 294 लगा जाएंगे तो पावर आपको थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन आपको मैक्सिमम पावर 22,000 वॉट ही है, ठीक है। तो चाहे यहाँ 8 रहे, चाहे यहाँ 9 रहे, चाहे यहाँ कुछ भी रहे, हमने यहाँ राउंड ऑफ नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीजर पोर्शन लेना है, डेसिमल पोर्शन को छोड़ देना है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 293 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका एग्जैक्ट जवाब हो जाएगा 293 आ जाएगा। अब हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप जरा सा इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स रजिस्टर इज हाफ देन द हीट प्रोड्यूस विल बिकम। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर किसी भी रजिस्टर के थ्रू जो करंट को हम हाफ कर दे तो हीट प्रोड्यूस क्या होगा, कितना हो जाएगा? तो हीट का जो स्टूडेंट फॉर्मूला होता है वो होता है I² RT।
मतलब जो हीट डिपेंड करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। तो अगर आपने करंट को हाफ कर दिया, करंट को आपने हाफ कर दिया, तो यहाँ पर जो आपका हीट हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। आपने करंट को, पहले करंट आई जा रहा था और अब आपने करंट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो जो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, जो हीट प्रोड्यूस वो हो जाएगा 1/4 आई स्क्वायर, ठीक है। तो करंट स्टूडेंट कितना हो जाएगा, करंट आपका 1/4 हो जाएगा। करंट आपका कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ इनिशियल करंट, सॉरी जो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा वो 1/4 ऑफ होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि आपका आई स्क्वायर क्या था, आई स्क्वायर तो आपका खुद, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई स्क्वायर खुद आपका हीट था। तो जो आपका जो करंट हो जाएगा, वो जो हीट हो जाएगा वो 1/4 ऑफ इनिशियल करंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल टाइप का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीस। ओके, तो एक रेजिस्टेंस है जिसको 5 बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया है। एंड दीज 5 पीसेस ऑफ वायर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और इन 5 पीसेस को हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मतलब सीरीज में नहीं किया। अगर हम सीरीज में करते तो क्या होता, 5 का इक्विवेलेंट फिर पहले वाले के बराबर आ जाता, लेकिन हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो कहा गया है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल कम R2, अगर इन 5 को पैरेलल में जोड़ने के बाद इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो R2 आ रहा है, और पहले वायर का रेजिस्टेंस R1 था, तो आपको R1 और R2 का रेशियो बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। रेजिस्टेंस को हमने 5 इक्वल पीसेस में कट कर दिया, ठीक है। तो अगर पहले हमारा रेजिस्टेंस R होता और उसको आप 5 बराबर भागों में डिवाइड करना, ध्यान से रखिएगा, 5 भागों में नहीं, 5 बराबर भागों में। तो जब आप 5 इसको बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो सबका रेजिस्टेंस स्टूडेंट कितना आ जाएगा, R/5 आ जाएगा। अगर आप 6 इक्वल भाग में डिवाइड कर देते तो सबका रेजिस्टेंस R/6 आ जाता है। अगर आप 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते तो सबका रेजिस्टेंस R/8 आ जाता है, ठीक है। तो आपका सबका रेजिस्टेंस कितना आ जाता है, R/8 आ जाता है। तो यहाँ 5 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R/5 हो जाएगा। अब इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा R1 था, तो सबका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1/5 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 और R1/5, ठीक है। अब हमको इसका इन सब का जो कॉम्बिनेशन था, जो ये 5 रेजिस्टेंस का जो ये कॉम्बिनेशन था, इसका इक्विवेलेंट आ गया था R2। तो इनका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R2, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/R1/5 प्लस 1/R1/5, और ये ऐसे हम 5 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। जब हम 5 टाइम्स करेंगे तो हमारा 1/R2 कितना आ जाएगा, आप इसे 5 टाइम कर दीजिएगा तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा। नीचे आपका ये 5 चला जाएगा, हर केस में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5 हर केस में ऊपर चला जाएगा, तो नीचे आपका हो जाएगा R, और नीचे आपका हो जाएगा R1, और ऊपर आपका हो जाएगा 5 + 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है। तो यहाँ से हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा R2 का वैल्यू हो जाएगा R1/5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, R1/R2 पूछा है, ठीक है। तो R2 का जो हमारा वैल्यू हो गया स्टूडेंट, R2 का वैल्यू हो गया, ये हमारा हो गया R1/5। तो R1/R2 पूछा है, तो हम एक काम करते हैं, R1 को इधर ले आते हैं, 5 को ले आते हैं इधर। तो हमारा इस केस में हो जाएगा R1/R2 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा R2, 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5, और हमारा नीचे इसके कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे 1। तो इसका जो एग्जैक्टली R1 और R2 का जो आपका रेशियो आ जाएगा, यहाँ पूरा नहीं दिया हुआ, ये आ जाएगा 5:1, और आपका ऑप्शन हो जाएगा C हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 5:1, और जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका C हो जाएगा। ओके, तो इसका सही जवाब हो गया 5:1, यहाँ ऑप्शन में इनकम्प्लीट दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ, इसमें कहा हुआ है कि द हीट प्रोड्यूस बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फिक्स रजिस्टर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर से, ठीक है,
वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो आपको मालूम है कि जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT होता है। तो ये किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा? तो सिंपल सा ये करंट के स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यहाँ हो जाएगा 5:1, ऑप्शन सी जो कि इनकम्प्लीट गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेटिंग है 2 किलोवाट, ठीक है, और जो एनर्जी का जो चार्ज है वो है ₹4 पर किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट पे जो आपका खर्चा बैठ रहा है वो 4 रुपये बैठ रहा है। तो अगर इस हम हीटर को 3 घंटे तक जलाए तो हमारा कॉस्ट कितना आ जाएगा? ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं, आप इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, तो पहले तो हम फाइंड करें कि हमने टोटल एनर्जी कितना यूज किया। तो अगर बल्ब जो इलेक्ट्रिक हीटर की रेटिंग है 2 किलोवाट, तो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए पावर है आपका 2 किलोवाट और आपका टाइम कितने देर तक आप यूज कर रहे हैं? 3 घंटे तक यूज कर रहे हैं, तो आपका एनर्जी कितना हो जाएगा? 6 किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी जो आपने इस्तेमाल किया 6 किलोवाट आवर। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा ध्यान से कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट ₹4 पर किलोवाट आवर, मतलब अगर 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट 4 रुपीज़ है और आपने 6 किलोवाट एनर्जी यूज किया है, तो 6 किलोवाट का एनर्जी का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 24 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ₹24। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारे घर में जो बिल आता है तो उसका कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है? तो ये सिंपल सा होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट होता है और SI यूनिट आपका जूल होता है, और दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है 3.6 × 10⁵ जूल, कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का स्टूडेंट आपका वो रिलेशन होता है। 10 की पावर में कुछ मिस्टेक हो सकता है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, रिलेशंस भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा किलोवाट आवर आपका इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल और आपका SI यूनिट जूल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? पिछले फर्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताया गया था। इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो आपका होता है वो हीटिंग इफेक्ट आपका क्या होता है कि वर्क करता है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। जब ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस की वजह से वायर हीट हो जाता है और लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वायर आपका मेल्ट हो जाता है, और वायर मेल्ट हो जाता है तो सर्किट आपका ओपन हो जाता है, और एक बार जब सर्किट ओपन होता है तो आपका क्या होता है? करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। तो इसका सही जवाब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हमारा क्या होता है 39 पे, वो 39 में हमको ये बोल रखा है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू, ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट इज 300 कूलाम। तो करंट फ्लो बताया, तो करंट का जो सिंपल सा स्टूडेंट फॉर्मूला होता है वो Q/T होता है। आपको चार्ज गिवन ही है अपने SI यूनिट में 300 कूलाम, और आपको टाइम गिवन है 10 मिनट, लेकिन मिनट आपका SI यूनिट नहीं होता, तो आपको SI में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा और टाइम अपने SI यूनिट में आ गया। अब जब आप इसको डिवाइड कर 2 जीरो से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो, अब आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा 6, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो और ये 0.5 एम्पियर, इसका जो सही जवाब है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, इसका जो आपका सही जवाब होता वो होता 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टाइम को जरूर SI यूनिट, मतलब टाइम आपका सेकंड में ही होना चाहिए और चार्ज आपका कूलम में ही होना चाहिए, तभी आप करंट सही से निकाल पाओगे। अब बोला कि द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर मेटल, कॉपर मेटल की जो रेजिस्टिविटी हो तो किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि किसी भी जो मेटल की जो रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला होता है आपका टेम्परेचर
और आपका सेकंड स्टूडेंट क्या होता है, सेकंड आपका होता है मटेरियल। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन होगा वही यहाँ पे सही होगा। तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, थिकनेस पे नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो सही जवाब हो जाएगा टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, गुड बाय।